तस्वीरें सामने आ रही है। लेकिन त्रिवेणीगंज में शनिवार की देर शाम जो घटना घटी है वो स्वास्थ्य विभाग के बदइंतजामी की पोल खोल रही है। आरोप लगाया गया है कि मरीज का ऑक्सीजन लेवल कम होने के बाद उसे रेफर कर दिया गया, लेकिन ना तो उसे ऑक्सीजन लगाया गया और ना ही एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई, जिसके चलते 40 वर्षीय एक महादलित ने बीच सड़क पर ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। मामला त्रिवेणीगंज अनुमंडल मुख्यालय स्थित बुनियादी केंद्र का बताया जा रहा है, जहां कोरोना सेंटर संचालित किया जा रहा है। मृतक के परिजन ने बताया कि अस्पताल के डॉक्टर और नर्स की लापरवाही के चलते मरीज की मौत हुई है। आरोप तो ये भी लगाया कि मरीज की मौत के बाद उसे आनन फानन में ऑक्सीजन लगाया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है। मतलब बीमार हुआ, बीमार होने के बाद ये घर मतलब डॉक्टर के पास लाया गया। सुबह में इसको बोला जो ऑक्सीजन लगाया जाए। ऑक्सीजन लगाने के बाद क्या किया ये लोग, रिफ़र करने के बाद हटा के बाहर कर दिए। बाहर करने के बाद 4 घंटा से हम मतलब एम्बुलेंस खोजते और डीएम साहब को भी हम कॉल किए, रेफरल में भी जाके फ़ोन किए, वहाँ पे भी डॉक्टर साहब से मिले जो हमको एम्बुलेंस सर दे दिया जाए, कम से कम एक एम्बुलेंस दिया जाए जो हम पेशेंट को ले करके कम से कम सुपौल सदर अस्पताल जाएँ। क्या कहना अभी आप कहाँ पे पदस्थापित हैं? SDO अनुमंडलीय अस्पताल त्रिवेणीगंज में मैनेजर पद पे हैं? मैनेजर के चार्ज में है। अच्छा, ये कैसे यहाँ कोविड-19 से मरा है क्या? और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ कुमार गौतम पटना से लाइव जुड़ चुके हैं। कुमार गौतम जी, आपसे जानकारी चाहेंगे, सुपौल की जो घटना सामने आई है, क्या ये जिस तरीके की लापरवाही देखने को मिली है कि एक और जहां पहले तो जिस तरीके से तड़प तड़प कर एक मरीज ने दम तोड़ दिया है उसे ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से, वही दूसरी तस्वीर ये बताई जा रही थी कि जब आनन फानन उसे ले जाया गया तो एक मृत व्यक्ति को ऑक्सीजन लगा दिया गया। कितने बड़े पैमाने पर लापरवाही की जा रही है, इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, ताज़ा अपडेट यही है कि इस पूरे मामले पर अभी सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। अभी तक इस पर कोई जांच नहीं बैठी है और जांच तब बैठेगी जब ये बातें निकलकर सामने आएगी कि आखिर किस वजह से मरीज ने दम तोड़ा है। पीड़ित परिजनों की माने तो साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि अस्पताल प्रशासन और जो मैनेजर हैं, सिटी हेल्थ मैनेजर, उनकी लापरवाही का नतीजा है कि त्रिवेणीगंज जैसे अस्पताल में मरीज़ दम तोड़ देते हैं और ऑक्सीजन के रहते दम तोड़ देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये लापरवाही अस्पताल प्रशासन के जरिए कैसे हुई, अस्पताल प्रशासन ने कैसे मरीज को जाने दिया, या मरीज अगर उसके जो डॉक्टर और जो अस्पताल के जो लोग हैं उनकी अगर बात माने, उनसे जब बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो पीड़ित परिवार है वो अपने पेशेंट को कहीं और इलाज के लिए ले जाना चाहते थे और इस क्रम में ये घटना हुई है। जबकि जो पीड़ित परिवार है वो साफ तौर पे कह रहा है कि जबरन अस्पताल की तरफ से ऑक्सीजन हटा दिया गया और कहा गया कि अब आप दूसरे अस्पताल ले जाइए। आनन फानन में जब पीड़ित परिजन दूसरे अस्पताल ले जाने के लिए 104 या 102 या जो भी एम्बुलेंस के लिए जो डायल नंबर है उसको पहले लगाते हैं, मगर बातचीत नहीं हो पाती है। घंटों उनके मरीज वहाँ सांसें गिन रहे होते हैं और पीड़ित के जो परिजन हैं वो एम्बुलेंस के लिए लगातार भागम भाग करते हैं। उनकी तमाम अधिकारियों से बात होती है, मगर दुर्भाग्य देख लीजिए कि जहाँ पर सारण जैसे जगह में सांसद के दलान में सैकड़ों एम्बुलेंस पड़े रहते हैं, वहाँ सुपौल में एक मरीज दम तोड़ देता है। ये स्थिति है बिहार के अंदर, जहां न जाने ऐसे कितने एम्बुलेंस पड़े रह जाते हैं, सरकारी गैर सरकारी। और कुमार गौतम जी, आपने एक और बात का जिक्र किया, आपने ये बताया कि किस तरीके से परिजनों का ये आरोप है कि लापरवाही यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से ही की गई है। वहीं अगर अस्पताल की बात करें, अस्पताल वालों का कहना है कि परिवार वालों ने डिमांड की थी कि उन्हें दूसरी जगह वो भर्ती करवाना चाहते हैं, दूसरी जगह इलाज करवाना चाहते हैं। तो क्या यह अस्पताल की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर परिवार चाहता भी है दूसरी जगह तो वो उनको स्थितियां समझाए कि मरीज की स्थिति इस वक्त ये नहीं है कि हम उन्हें कहीं और रेफर करें, और अगर वो रेफर करते भी है तो क्या उचित वक्त में उन्हें सही कदम नहीं लेना चाहिए था? अहम सवाल है आपका।
बिल्कुल अहम सवाल है आपका सुरभि की। जिस तरह से अस्पताल प्रशासन अपना पल्ला झाड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये नाकामी ये बताता है कि अस्पताल प्रशासन को चाहिए था कि अगर उनकी स्थिति ज़्यादा नाजुक है और उनको अगर रेफर ही करना था तो वो सरकारी अस्पताल से एम्बुलेंस मंगवाते, परिजनों के साथ पेशेंट को ऑक्सीजन के साथ दूसरे अस्पताल भेजते। लेकिन आप अस्पताल की बद इंतज़ामी देख लीजिए कि किस तरह से परिजनों को ये कहा जाता है कि अब आप अपने पेशेंट को ले जाइए और ये पेशेंट राम भरोसे होता है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना, एक अमानवीय चेहरा सामने आया है। और ये सिर्फ सुपौल की बात नहीं है, सुपौल में तो ये तस्वीरें बयां कर रही है, लेकिन ऐसे बिहार के अंदर कई ऐसे अस्पताल हैं जहाँ पर आज भी मरीज दम तोड़ रहे हैं। आज भी जो हालात है वो बिल्कुल बेकाबू हैं, स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं है दूसरे अस्पतालों की। दूसरी बात, लगातार आप देखिए कि इस पर राजनीति भी हो रही है। विपक्ष के लोग लगातार हमला कर रहे हैं सरकार के ऊपर कि सरकार की जो स्वास्थ्य सेवा है सिर्फ राजधानी पटना तक ही सीमित है, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री बैठते हैं, स्वास्थ्य मंत्री बैठते हैं, तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ बैठते हैं। लेकिन बिहार के जो दूसरे ज़िले हैं, इवन कि जो राजधानी पटना से सटा हुआ जो तमाम ज़िला है, बात चाहे नालंदा की कर ले, गया की कर ले, अरवल की कर लें, इन तमाम ज़िलों में स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल ठप है। आरा तक में देखा आपने कि पप्पू यादव साफ तौर पे कैसे कह रहे हैं। राजधानी पटना के जो गर्दनीबाग अस्पताल है वहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कूड़े के ढेर में मिलता है। तो स्वास्थ्य सेवा को लेकर के पीएम फंड की तरफ से, पीएम फंड केयर के नाम पर न जाने कितने वेंटिलेटर दिए गए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के पास ना तो पीएम के इस फंड केयर को लेकर के जो वेंटिलेटर दिए गए हैं, ना कुशल तकनीक चलाने वाले हैं और ना ही ऐसे टेक्नीशियन हैं जो इसको सुचारू रूप से वेंटिलेटर को चला सकते हैं। अभी ऐसे कई ऐसे लोग हैं जिनको ऑक्सीजन भी ऑपरेट नहीं करने आता है। और दूसरी बात, ये तमाम जो जी, कल मैं जब अखबार पढ़ रही थी तो उसमें एक लेख छपा हुआ था और उस लेख में भी सुपौल का जिक्र था। सुपौल से एक और ऐसी घटना मैंने देखी थी, उसमें भी यही बताया गया था कि एक मरीज लगातार अस्पताल से गुहार लगाता रहा कि उनके पिता की तबीयत बेहद खराब है, उनको ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन उस मरीज को भी बीच सड़क में छोड़ दिया गया मरने के लिए। तो इस तरीके की लापरवाही आखिर बढ़ती क्यों जा रही है? क्या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा? देखिए सुरभि, इसको समझना होगा कि स्वास्थ्य विभाग की नाकामी कैसे नज़र आती है। आप देखिए कि जिस डॉक्टर की नियुक्ति किसी गांव में या पीएससी लेवल पे है जहां, लेकिन मुख्यालय से बाहर निकलना नहीं चाहते डॉक्टर साहब, उनकी ड्यूटी ऐसे ही बनती रहती है। लेकिन कोरोना की घड़ी है, कोरोना के समय जहां पर डॉक्टर की तैनाती 24 घंटे होनी चाहिए, वहां पर कम से कम 3 डॉक्टर होने चाहिए। तो ऐसे में डॉक्टरों की कमी पहले से है। आज खुद आपने देखा कि सरकार विज्ञापन निकाल करके इन डॉक्टरों की नियुक्ति कर रही है वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर। तो ऐसे में सरकार, जब कह सकते हैं कि जब आग लगी हुई है तो गड्ढे खोदे जा रहे हैं, पानी निकालने की कवायदें चल रही है। ये सिर्फ त्रिवेणीगंज, सुपौल, सहरसा या मधुबनी जैसे इलाकों में आज भी स्वास्थ्य सेवा कितनी लचर है ये देखने को मिलती है। आप अंदाज़ा लगाइए, जब राजधानी पटना के गर्दनीबाग अस्पताल में ऑक्सीजन बेपरवाह कूड़े के ढेर में मिलते हैं, जब राजधानी पटना से सटा हुआ सारण संसदीय क्षेत्र है, उस संसदीय क्षेत्र में 2019 से लेकर के 2021 चल रहा है, 2 सालों से, बल्कि यूँ कहें कि 2.5 साल से भी ज़्यादा समय से सांसद के दलान में 100 से ज़्यादा एम्बुलेंस पड़े हुए हैं। और ये हवाला देते हैं कि ड्राइवर की कमी है। भैया, आपने ड्राइवर पहले से क्यों नहीं सुनिश्चित किया जब पीएम? बिल्कुल कुमार गौतम जी, वाकई बहुत से सवाल खड़े होते। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वाकई ये सोच विचार करने वाली बात है कि जब राज्य सरकार को पता है कि राज्य में किस प्रकार की कमियां चल रही हैं और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी जब लगातार इस प्रकार की लापरवाहियां सामने आ रही है कि कहीं पर यह देखा जा रहा है कि लोगों को ऑक्सीजन मिल नहीं रहा, किसी मरीज को अगर ऑक्सीजन लगा भी दिया जाता है तो नर्स या डॉक्टर ये तक पूछने नहीं आते कि उनका ऑक्सीजन लेवल अभी ठीक है या नहीं है, कहीं लीकेज तो नहीं हो रहा। तो ऐसी लापरवाहियां लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी देखने को मिल रही है। वहीं कोरोना काल में लोग जरूरतमंद की मदद करने से भी कतरा रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर बिहार के छपरा जिले से आई है, जहां मांझी के सलेमपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय के बरामदे में पड़े एक युवक ने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। कई दिनों से युवक विद्यालय के बरामदे में पड़ा था,
इस सूचना के बाद भी स्वास्थ्य विभाग ने कोई सुध नहीं ली, जिस कारण उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। मौत होते ही कुत्ते उसके शव को खींचकर झाड़ी में ले गए और नोच नोच कर खाने लगे, जिसकी सूचना पूर्व जिला परिषद सदस्य धर्मेंद्र सिंह समाज को मिली। उन्होंने प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया, जिस पर थानाध्यक्ष ओम प्रकाश चौहान ने दल बल के साथ पहुंचकर ग्रामीणों के सहयोग से शव को जेसीबी के माध्यम से गड्ढा खोदकर उसे दफना दिया। तो देखिए, ये आपको छपरा की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जेसीबी का इस्तेमाल किया जा रहा है और जेसीबी के माध्यम से शव को उठाने का काम किया जा रहा है। छपरा की दरअसल ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ का मामला ये बताया जा रहा था कि एक मरीज जो कि संक्रमित था, वो इलाज के लिए काफी लंबे समय से अस्पताल के सामने अपनी बात रख रहा था, उनसे गुहार लगा रहा था कि उसे एक बेड मुहैया कराया जाए, लेकिन वो अस्पताल के बरामदे में पड़ा रहा, लेकिन उसकी सुध लेने के लिए कोई नहीं आया। और साथ ही जब उसने ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ दिया तो उसके शव को भी ना ही कोई छूने सामने आया, ना उसे हटाने के लिए आया, बल्कि वहां पर जब कुत्ते आए तो उसके शव को खींचकर झाड़ियों में ले गए, उसे नोचकर खाने लगे। लेकिन जब इस दृश्य को देखा गया तब जेसीबी बुलाई गई, शव को उठाया गया, गड्ढा बनवाया गया और उसे दफना दिया गया। और इस पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राजू जायसवाल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजू, जानकारी चाहेंगे आपसे कि छपरा की ये जो दर्दनाक तस्वीर सामने आई है और लोगों को डराने वाली तस्वीर भी हम कहेंगे, क्योंकि लगातार स्वास्थ्य विभाग पर जो अब तस्वीरें उनकी सामने आ रही है, लापरवाही की चाहे हम बात करें, चाहे इस प्रकार की कि अमानवीय चेहरा एक तरीके से सामने आ रहा है कि कोई अपनी सांसों के साथ लड़ रहा है, सांसों की जंग लड़ रहा है और ऐसे में अस्पताल उन्हें मरने के लिए तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ देता है। क्या स्थिति है इस वक्त वहां पर छपरा के अस्पतालों की? छपरा के सदर अस्पताल को छोड़ करके बाकी जगह से कमोबेश यही स्थिति नजर आ रही है। और जहां तक सवाल माझी का है, तो माझी में जो संवेदनहीन सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था का जीता जागता उदाहरण नजर आया, क्योंकि माझी पर पीएससी प्रभारी के पास खुद थाना अध्यक्ष ने फोन किया और उसने रिक्वेस्ट किया कि भाई ऐसे ऐसे हालात है, आप किसी एम्बुलेंस को भेज दीजिए जिससे इसको ले जाए इलाज के लिए, मगर उनकी बात को भी अनसुना कर दिया गया। यहाँ तक कि पूर्व जी अध्यक्ष धर्मेंद्र समाज के द्वारा भी फोन करके बोला गया, मगर फिर भी उन्हें सुना कर दिया गया। सबसे बड़ी बात है कि 2-3 दिन के बाद तो उस बिछत की मृत्यु हो जा रही है, जिसे 100 को कुत्ते नोच खा रहे थे। फिर स्थानीय लोगों ने देख अग्रेसिव हुए और फिर उन्होंने सूचना दी थाना प्रभारी को और समाजसेवी को दिया गया। उनके द्वारा फिर पुनः फोन किया गया, मगर इसके बावजूद भी जो वर्तमान प्रभारी थे उन्होंने कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं लिया और फलस्वरूप आसपास के लोगों के द्वारा जेसीबी की सहायता से उसके बॉडी को ले जाकर दफनाया गया। ठीक, आप बने रहिएगा हमारे साथ। जी, धर्मेंद्र प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही करना चाहूंगी कि जिस तरीके की तस्वीर छपरा से आई है, छपरा की मांझी की तस्वीर बताई जा रही है धर्मेंद्र जी, कि यहाँ पर शव को किस तरीके से कुत्ते नोच खा रहे हैं। संक्रमित वो मरीज बताया जा रहा था, उसे किसी ने अंतिम संस्कार करना जरूरी नहीं समझा, जेसीबी की मदद से उसके शव को उठा करके दफनाया गया। तो आखिर इस प्रकार की स्थितियां क्यों बन रही हैं? इसमें मैडम, हेलो जी धर्मेंद्र जी, आवाज आ रही है आपकी। मैडम इसमें पूरी तरह प्रशासन की लापरवाही है जी। इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। हमने डॉक्टर को बार बार कॉल किया, डॉक्टर आराम के नींद में सोया है। डॉक्टर को कोई चिंता नहीं थी इस बात की कि कोई व्यक्ति बीमार है, उसको इलाज के लिए मैं बार बार बुला रहा था 5 दिनों से, वो नहीं आया देखने। वो इलाज के बगैर मर गया। मरने के बाद जब कुत्ता खाने लगा तो हमने बोला कि हम इसको रोड पे ले आकर रख लेंगे जी, और हम रोड जाम करवा देंगे, नहीं तो आप लोग इसका अंतिम संस्कार करवाइए। तब जाके थाना आया और उसका अंतिम संस्कार जेसीबी में लोड करके किया गया। ठीक है धर्मेंद्र जी, ठीक है, लेकिन क्या ये जानकारी अभी तक स्वास्थ्य विभाग की टीमों को नहीं लगी है कि अब जानवरों में भी ये संक्रमण धीरे धीरे फैल रहा है? अगर इस तरीके से संक्रमित मरीजों के शव खुले में पड़े रहे, जानवर उनको खाते, क्या संक्रमण उनमें नहीं फैलेगा? ये और कितना भयावह रूप ले सकता है, ये वाकई चिंता का विषय। जी मैम। जी धर्मेंद्र जी, इस पर उसके बाद से क्या अभी तक कोई कदम उठाया गया है? क्या आश्वासन दिया गया अस्पताल वालों की तरफ से कि आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी?
जी डॉक्टर से मेरी बात हुई, सीएस के द्वारा भी आश्वासन दिया गया कि इसके आगे अब इस तरह की कोई गलती नहीं होगी। वो हो गई है, सो अनजाने में हो गई है, उस पर हम लोगों ने सीरियस नहीं लिया था, आगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए ठीक, धर्मेंद्र जी बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। तो ये जिस प्रकार की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, राजू जी आपसे ही पूछना चाहूंगी कि जिस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही है, आपने भी सुना और अभी हाल फिलहाल की खबर थी जब एक चिड़ियाघर की खबर ऐसे सामने आई कि वहां पर कुछ बाघ भी संक्रमित मिले हैं। अब ये बताइए कि जब खुले में एक संक्रमित मरीज का शव पड़ा होता है और उसे कुत्ते नोच कर खा रहे होते, क्या अब कुत्तों में भी ये संक्रमण फैलने का डर नहीं होगा? क्या जानवरों में नहीं फैल सकता है ये? क्या ये चिंता का विषय नहीं है? तो आखिर इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? इस तरीके की लापरवाहियां क्यों सामने आती है? बेशक ये सोचनीय विषय है कि जो सबसे बड़ी चीज है कि जो अभी कहा जाए तो धरती के भगवान डॉक्टर माने जाते हैं और उनके द्वारा ही लापरवाही की जा रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इस संबंध में जब हमारी सीएस से बात हुई तो सीएस ने एक सिरे से नकार दिया कि मेरे पास ना तो किसी ने फोन किया था, ना कोई सूचना मिली है, अगर मिली रहती तो ऐसी कार्रवाई नहीं, ऐसी तरह की घटना नहीं घटती। मगर जो होना था तो हो गया। मगर सबसे बड़ा सवाल छोड़ गया, जो कुत्ते जो नोच खा रहे थे वो कुत्ते आवाम के बीच में घूमते रहते हैं। बिल्कुल, यही सवाल है राजू जी, क्योंकि ये तो बेहद चिंता का विषय है। ठीक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ये वाकई सोच विचार करने वाली बात है कि जिस प्रकार की ऐसी खबरें सामने आ रही है, लोगों को सोचना पड़ेगा, राज्य सरकार को सोचना पड़ेगा, स्वास्थ्य विभाग को सोचने की जरूरत है और कड़े कदम अपनाने की जरूरत है कि खुले में इस तरीके से शव को, जो कि मरीज संक्रमित था, उसके शव को इस तरीके से खुले में कैसे छोड़ा जा सकता है? ये बड़ी लापरवाही यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहें या फिर प्रशासनिक व्यवस्था का फेलियर कह सकते हैं। तो देखिए छपरा के मांझी की ये तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर ये तस्वीरें सामने आई है। और वहीं झारखंड में टीकाकरण के बाद भी लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, हालांकि इनकी संख्या काफी कम है। राज्य में 16 जनवरी से टीकाकरण शुरू हुआ है। अब तक 27,14,000 लोगों को टीके का पहला डोज दिया जा चुका है। वहीं 5,47,569 लोगों ने टीके का दूसरा डोज लिया है। इधर 1 मार्च से लेकर 6 मई तक राज्य में कुल 1,50,140 नए संक्रमित मिले हैं। इनमें टीका लेने के बाद 822 लोग संक्रमित पाए गए। तो इस पर अधिक जानकारी के साथ और हमसे चर्चा करने के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुंदन जी, सवाल यही कि जिस तरीके से झारखंड में टीकाकरण अभियान तो चलाया जा रहा है, 16 से इसकी शुरुआत कर दी गई थी, लेकिन 16 मई से जब वैक्सीन लगाया जाना शुरू किया तो अब ये कहा जा रहा है कि आंकड़ों में गिरावट दर्ज की जा रही है, लोग संक्रमित हो रहे हैं लेकिन कम मात्रा में। तो इसको लेकर के अभी आगे की क्या कुछ रणनीतियां तैयार कर रही है राज्य सरकार? देखिए सुरभि, वैज्ञानिकों की माने, आईसीएमआर की माने, तमाम तरह के मेडिकल एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना वायरस से जंग में टीका ही आखिरी उपाय है और आखिरी अस्त्र के तौर पर इसका इस्तेमाल है, जो हमें इस जंग से लड़ने के बाद फतह दिला पाने में काबिल है। अब मामले कुछ यूं निकल कर आ रहे हैं कि अज्ञानता की वजह से या जानकारी के अभाव की वजह से कह लें, टीका लेने के बाद लोग अपने आप को कोरोना से मुक्त समझ ले रहे हैं, मुक्त मान ले रहे हैं। हकीकत यह है सुरभि कि पहले खुराक के 12 दिनों के बाद आप 2/3 लगभग 65% सुरक्षित हो जाते हैं कोरोना से लड़ाई में। आपके शरीर में जो इम्यून सिस्टम है, एंटीबॉडी जो बनते हैं कोरोना से लड़ने के लिए, वह डेवलप हो जाते हैं। दूसरे टीके को लेने के 12 से 14 दिनों के बाद, अमूमन 2 हफ्तों के बाद ही आप कोरोना संक्रमण से 99.99% मुक्त हो पाने की स्थिति में है। इस बीच अगर आपने कोरोना संक्रमण
से लड़ने में कहीं भी ढिलाई बरती, कोताही बरती तो संक्रमण का खतरा आप पर ऐसे ही बरकरार होगा जिस तरीके से आम लोगों के ऊपर होता है। और शायद यही वजह है कि कोरोना संक्रमित ऐसे मरीज जिन्होंने टीके की पहली या दोनों खुराकें ले रखी हो और फिर भी वो संक्रमित हो गए हैं। हालांकि ऐसे मरीजों की संख्या कम है, फिर भी ऐसे मरीज अगर संक्रमित हुए हैं तो सबसे पहली बात कि वह कहीं ना कहीं लापरवाही, कोताही की वजह से संक्रमित हुए हैं। दूसरी बात आपको बता दें कि संक्रमण की जो रफ्तार है झारखंड में, उस रफ्तार को थामने में एक तरफ जहां टीकाकरण अस्थायी समाधान के तौर पर देखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मिनी लॉकडाउन या स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जो तीसरे हफ्ते में है वह देखा जा रहा है। और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की वजह से ही संक्रमण की रफ्तार कई दिनों के बाद पिछले 24 घंटों में 4000 के आसपास पहुंची है और वहीं पर स्वस्थ होकर घर लौट रहे मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो जाहिर सी बात है कोरोना वायरस के संघर्ष में टीकाकरण एक अचूक हथियार है, लेकिन टीकाकरण के भी अपने प्रोटोकॉल हैं और उस प्रोटोकॉल के तहत जो उपाय हैं कोरोना संक्रमण से बचने के, उसको जारी रखना बहुत ही जरूरी है। सुरभि, ठीक, बिल्कुल सही कहा कुंदन जी आपने, क्योंकि वाकई ये गौर करने वाली बात है कि कुछ लोग अभी ऐसे हैं जिनको जागरूकता की कमी है। तो क्या आपको नहीं लगता कि राज्य सरकार को अभी वैक्सीन से जुड़ी जो अफवाहें हैं उन्हें दूर करने के लिए एक जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए, लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए कि आप वैक्सीन लीजिए अगर आपका नंबर आता है तो इसे अवॉइड ना करें? देखिए, अमूमन आज की तारीख में झारखंड की जो स्थिति है, झारखंड के ग्रामीण परिवेश में अभी टीके को लेकर उस तरीके से जागरूकता नहीं हो पाई है और इसके लिए झारखंड सरकार लगातार प्रयासरत है। यहाँ तक कि स्थानीय भाषाओं में, कुरुख में और बाकी दूसरी स्थानीय भाषाओं में झारखंड सरकार ने लोगों तक संदेश पहुँचाने के लिए पोस्टर्स, बैनर्स, होर्डिंग्स, इन सबका इस्तेमाल शुरू किया है और लोगों को इस बात के लिए सचेत कर रही है, इस बात की जानकारी दे रही है कि टीकाकरण ही आपको कोरोना वायरस से बचा सकता है और टीके की दोनों खुराक लेने के बाद ही आप कोरोना से सुरक्षित हैं। अन्यथा जब तक ऐसी स्थिति नहीं हो पाती है तब तक आपको कोरोना से बचने के तमाम उपायों को पालन करते रहना ही आपका एकमात्र उपाय है जो आपको इससे सुरक्षित रख सकता है। सुरभि, चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद आपका कुंदन जी तमाम जानकारी के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो झारखंड में जिस तरीके से अभी भी लोगों में जागरूकता का अभाव बताया जा रहा है टीकाकरण को लेकर के, लगातार राज्य सरकार ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से लोगों के बीच में वैक्सीन को लेकर के जागरूक किया जा सके ताकि लोग जब उनका नंबर आता है तो टीकाकरण जरूर लगवाए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए VIP न्यूज के साथ। नमस्कार।